नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी। क्या ऐसा संभव है कि एक मुस्लिम देश की तबाही से रूस जंग हार सकता है? क्या ऐसा संभव है कि ईरान की तबाही से रूस को भारी नुकसान होगा? क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि यूक्रेन, नेटो, अमेरिका मिलकर ईरान को इसलिए तबाह करना चाह रहे हैं ताकि जंग के सभी मोर्चों पर रूस को हराया जा सके? ये रिपोर्ट्स और ये जो खुफिया मिशन चल रहे हैं ईरान के अंदर, क्या उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 7 दिनों के से या लगभग हैं 6 दिनों से ईरान बुरी तरीके से जल रहा है और हिंसक प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल चुके हैं। हम इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताएंगे और एनालाइज करके बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों ईरान में अचानक इतने भयानक और भीषण प्रदर्शन हो रहे हैं सड़क पर, और जो 36 साल से शासन चल रहा है खामनेई का, उसके खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। एक मुस्लिम देश जिसके ऊपर इतना बड़ा दबाव है अमेरिका, इजराइल का, आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस को लेकर ईरान के अंदर हिंसक प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं? इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको बड़ी बारीकी से हर चीज़ को सुनना होगा और समझना होगा। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले ईरान से कि आखिर ईरान में इस वक्त चल क्या रहा है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर से ईरान के अंदर भयानक प्रदर्शन शुरू हुए, हिंसक प्रदर्शन, और उसके पीछे की 2 बड़ी वजह बताई गई। एक भयंकर महंगाई और दूसरी बेरोजगारी। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ खामनेई शासन जो था उसके खिलाफ विद्रोह सड़कों पर स्टार्ट हुआ और राजधानी तेहरान से लेके अब तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 31 प्रांत हैं ईरान के अंदर, उसमें से 21 प्रांतों के अंदर हिंसक प्रदर्शन फैल चुका है। और हिंसक प्रदर्शन का जो मास्टरमाइंड है वो सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। ईरान जैसे कट्टर शासन वाले देश के अंदर इतने बड़े प्रदर्शन बिना किसी मास्टरमाइंड के या नेता के कैसे संभव हैं? इसी को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स द गार्जियन जो अखबार है, ब्रिटिश अखबार है, और जो BBC के अखबार हैं, उन्होंने भी यही बताया है कि अभी के जो हालात हैं वो ईरान में गृह युद्ध की तरफ उसको हल्के हल्के धकेल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उससे रूस को कैसे जोड़ा जा रहा है और रूस इस जंग को ईरान की वजह से क्या हार सकता है? इस सवाल के पीछे के 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब फरवरी 2022 के अंदर युद्ध शुरू हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध का, तो मुश्किल से 5 या 6 महीने के अंदर रशिया की जो मिसाइल भंडार था वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ, उसमें ड्रोन्स भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हुए। ऐसे वक्त में ईरान ने अपना हाथ बढ़ाया रशिया की तरफ और उसको भरपूर मात्रा में अपने ड्रोन्स दिए, अपनी मिसाइलें दी। अभी जो आंकड़े आए हैं इस प्रदर्शन के दौरान वो चौंकाने वाले हैं। इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस तबाह हुआ है या यूक्रेन के जो बड़े बड़े बिजली घरों को तबाह किया गया, पावर स्टेशंस को तबाह किया गया है, उसमें एक ड्रोन का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है और वो है ईरानी ड्रोन शाहिद 136, शाहिद 131, और अब तो एक नाम आया है शाहिद 107 यानी कि 107। ये जो शाहिद सीरीज़ के ड्रोन्स हैं ईरान के, वो रूस के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं और उसने 15 से 20 लाख वाले इन ड्रोन से करोड़ों रुपए की जो मिसाइलें थी यूक्रेन की उनको बर्बाद कर दिया है। उनके शाहिद को मारने के लिए 15 से 10 करोड़ से लेके 5 करोड़ और 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच की अलग अलग टाइप की जो मिसाइलें हैं वो यूक्रेन को यूज़ करनी पड़ी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पूरी खबर को हम इससे कैसे जोड़ रहे हैं और ये बातें क्यों की जा रही हैं। याद रखिए 28 दिसंबर से अब तक लगभग 6 दिन ईरान में प्रदर्शन चल रहा है और वजह क्या है कि रियाल की जो कीमत है वो अगर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखोगे तो वो 14 लाख को पार कर गई है। यानी कि $1 में आप ईरान के 14 लाख रियाल से ज़्यादा की रकम को हासिल कर सकते हो। इतना बुरा हाल इस समय ईरान के अंदर हो गया है और ईरान इस वक्त 2 मोर्चों पर घिर गया है। एक जो इजराइल और अमेरिका पहले से उस पर हमला करने को तैयार बैठे हैं और दूसरा आर्थिक युद्ध उसके खिलाफ शुरू हो गया है। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि रूस को कमज़ोर अगर हम कर देंगे तो तभी कर पाएंगे जब हम ईरान को कमज़ोर कर देंगे। इसके पीछे के तर्क बड़े अजीब तरीके के हैं लेकिन बड़े ही सॉलिड हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ईरान के हथियारों में ऐसी क्या खासियत है कि रशिया को उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और दूसरा ईरान इतने बड़ी तादाद में रशिया की हेल्प क्यों कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान अब तक रशिया को 8000 से ज़्यादा शाहिद सीरीज़ के ड्रोन दे चुका है जो हमले में इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके अलावा रशिया के एक ख़ास इलाके के अंदर
ईरान ने एक फैक्ट्री लगाई है ड्रोन बनाने की, जो हाल के ही दिनों में लगी है, और राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए ईरान का बहुत धन्यवाद बोला था और दावा किया था कि ईरान की मदद से जो रूस का जो एयर पावर है उसको ज़बरदस्त पावर मिली है। तो अगर पुतिन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि ईरान के ड्रोन से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, ख़ासतौर से शाही ड्रोन से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की जो ड्रोन और मिसाइल पावर है वो रशिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ऐसा दावा किया जाता है कि 10 करोड़ से ज़्यादा कारतूस ईरान की तरफ से रूस भेजे जा चुके हैं। ऐसी खुफिया रिपोर्ट मोसाद के पास हैं और अमेरिका की जो CIA जैसी एजेंसीज़ हैं, ब्रिटेन की MI6 जैसी एजेंसीज़ हैं, उनके पास ये पुख्ता खबर है कि ईरान ने रशिया को 10 करोड़ से ज़्यादा कारतूस दिए हैं, 3 लाख से ज़्यादा तोप के गोले दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप यूक्रेन की आबादी को हिसाब किताब लगाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गोली 2 लोगों के लिए काफ़ी है। वहाँ पर इस तरीके का एक हिसाब लगाया गया कि अगर यूक्रेन की पूरी आबादी जोड़ दी जाए और जो ईरान ने जो बड़े कहते हैं तादाद में जो कारतूस दिए हैं वो कितनी बड़ी तादाद में, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो रूस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़तेह और जुल्फ़िकार इस टाइप की जो मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरान की थीं, ऐसी 700 बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया को ईरान दे चुका है। ये भी रिपोर्ट्स के में सामने आ चुका है। अब इससे क्या हो रहा है कि रूस की जो पकड़ है यूक्रेन युद्ध पर, उसको बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट मिला है। हालांकि रशिया इतना कमज़ोर और इतना थका हुआ देश नहीं है कि वो ईरान के बिना लड़ नहीं सकता, लेकिन याद रखिए जब जंग का मैदान होता है तो वहाँ पर एक सपोर्ट करने वाला अगर एक हाथ आपके साथ में है तो आपकी ताकत दुगनी होती है। और यहाँ पर ईरान मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश बन गया है रशिया के लिए जो उसको हर तरीके से पावर दे रहा है। अब सवाल है कि रशिया को अंधाधुंध ईरान इतना ज़्यादा गोला बारूद क्यों दे रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब 13 जून 2025 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जो लगभग 12 दिन तक चला था, उस हमले के दौरान ईरान के जो नतांज, फोर्डो और इस्फान परमाणु ठिकाने थे उस पर भयंकर B2 जो बमबर्षक थे अमेरिका के, उससे बम्बारमेंट हुआ था और दावा किया गया था कि हमने ईरान के सारे परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए हैं, खास तौर से नतांज, फोर्डो और इस्फान। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 400 टन के करीब या 400 किलो के करीब जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, जिसकी प्योरिटी 90% के करीब थी, वो ईरान के पास बच गया है, उसको उसने बचा लिया है। कुछ दावों में बोला गया कि उसकी जो शुद्धता थी वो 60% के करीब थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में है कि वो 90% तक शुद्ध है। अगर 90% से अब कहते हैं यूरेनियम शुद्ध मिल जाएगा तो आप उससे हर तरीके का परमाणु हथियार बना सकते हो। जो हाई एक्सप्लोसिव जो बम होते हैं उसकी क्षमता की, जो परमाणु क्षमताएं होती हैं उसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, वो सबसे हाई कैटेगरी में चला जाएगा। अब यहाँ पर है कि ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इतना कंट्रोल खुफिया एजेंसियों के पास है? ईरान की आज खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है मीडिया के सामने कि उन्होंने ऐसे 100 लोगों को पकड़ लिया है जो विदेशी एजेंट थे, पश्चिमी देशों के एजेंट थे, अमेरिका के एजेंट थे, इजराइल के एजेंट थे, और जिनके पास से कुछ ऐसे छोटे हथियार मिले हैं जिसका हिंसा को भड़काने में इस्तेमाल हो रहा था। और यही वजह रही कि जब प्रदर्शन हुए तेहरान से लेकर 21 प्रांतों में, तो जब गोलाबारी हुई तो उसमें 7 से ज़्यादा ईरानी अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें कुछ ईरानी सुरक्षा बल का एक या 2 सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी मारे गए हैं। तो ईरान में इस हिंसक प्रदर्शन के बारे में दावा किया जा रहा है कि साल 2022 के बाद से ईरान में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, और कभी भी खुलेआम खामनेई, जो 86 साल के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, अली खामनेई, उनको 36 साल के शासन में, उनका शासन चलता है, वो सरकार नहीं है, वो शासन है। सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जिनको बताया जाता है कि आपको क्या करना है। वहाँ का जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई 86 साल के हो चुके हैं, उनका शासन बोला जाता है, वो जो बोल देंगे वो फाइनल है। राष्ट्रपति कुछ बोलता रहे, वहाँ कोई मतलब नहीं है। जब तक खामनेई उस पर अपनी मुख कहते हैं ना सहमति नहीं दे देंगे, तब तक ईरान में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और खामनेई के खिलाफ अगर तेहरान जो राजधानी है वहाँ पर अगर ये बोला जाए कि खामनेई मुर्दाबाद और तानाशाह यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हमें गाजा नहीं चाहिए, हमें लेबनान नहीं चाहिए, हमें अपना ईरान चाहिए, खामनेई तुम यहाँ से जाओ, इस तरीके की जो नारेबाजी खामनेई के खिलाफ हो रही है वो चौंकाने वाली है कि आखिर
ईरान में वो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इतनी ताकत के साथ ईरान में खामनी के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रही हैं, और वो भी खुलेआम, और वो भी हिंसक प्रदर्शन, और राजधानी तेहरान के अंदर। इसके पीछे का मास्टर प्लान ये बताया जा रहा है कि अगर आज खामनी शासन ईरान में ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान से जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हथियार रशिया पहुंचाए जा रहे हैं उस पर एक तरीके से रोक लगाना संभव हो जाएगा। ऐसी खबरें, अपुष्ट खबरें हैं। फिर आपको बता दूं कि कुछ यूरेनियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस में छिपाया गया है ईरान का, ताकि भविष्य में कभी भी अगर ईरान को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वापस मिल जाएगा। और ट्रंप ने जो 29 और 30 दिसंबर को बयान दिया था नेतन्याहू के सामने, उन्होंने क्या बोला था कि मेरे पास कुछ ऐसे खुफिया इनपुट हैं जिससे मुझे ये पता चला है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है, और अगर ये रिपोर्टें पुख्ता तौर पर मेरे सामने आ गई तो आप ये मान के चलिए कि हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और ट्रंप ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने बहुत सारा ईंधन बर्बाद किया था, हमने बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से बम्बारमेंट किया था, लेकिन इस बार अमेरिका अपना ईंधन बर्बाद नहीं करेगा, ना ही बम बर्बाद करेगा। इस बार सीधे सीधे हम ईरान को तबाह कर देंगे। ये ट्रंप का जो बयान था वो इस बात को साबित करता है कि ईरान जो है वो बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठा है। और इसके पीछे की वजह ये है कि जो 13 जून से लेकर और 24 जून 2025 तक युद्ध चला था इजराइल और ईरान का, उसमें कई रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि 13 से और 16 जून के बीच में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जितना भारी नुकसान ईरान को पहुंचाया था, ईरान ने 17 जून से लेकर और 23 जून तक, या कहें 24 जून तक, जब तक कि युद्ध रोका नहीं गया, तब तक इजराइल के ऊपर ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइलें मार दी थी जिसमें खुर्रमशहर जैसी मिसाइल थी जिसको इजराइल का एयर डिफेंस नहीं रोक पाया, अमेरिका के एयर डिफेंस नहीं रोक पाए, अमेरिका के जो एयर डिफेंस रास्ते में थे वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। जबकि सबको पता है कि तेल अवीव से तेहरान के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है, और इस दौरान ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाए सारे एयर डिफेंस। तो इससे ये पता चलता है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस को डिकोड किया था, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना फ्लाई पास्ट बनाया था मिसाइलों का, और उसी हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीके की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो ईरान की काफ़ी घातक मानी जाती हैं, और खुर्रमशहर उनमें से एक है। फत्ताह उनकी जो मिसाइल है वो भी अपने आप में एक ज़बरदस्त मानी जाती है। तो ऐसी जो इमाद करके एक जो मिसाइल है ईरान की, उसने भी इजराइल को बहुत घातक नुकसान पहुंचाया था। और कई इलाके ऐसे थे तेल अवीव में जो गाजा की तरह दिखाई देने लगे थे जब ईरान की मिसाइलें वहाँ पे जाके फटी थी। हालांकि उन तस्वीरों को बचाने और दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो खबरें आ चुकी थी और वो तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, और उस वक्त नेतन्याहू पे बहुत भारी दबाव आया था कि आप ईरान से पिटना शुरू हो चुके हो, आपको बचना होगा। और ट्रंप ने क्या बोला था कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ईरान को बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इजराइल को भी अच्छी मार पड़ चुकी है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि दोनों देश अब इस युद्ध को रोक दें। ये बिल्कुल आखिरी के दिनों के ट्रंप के बयान है। शायद 23 या 24 जून को ये बयान ट्रंप का आया था। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ईरान ने अपने हमले से इजराइल को चौंकाया है, उसके एयर डिफेंस को तबाह किया है, और अपनी मारक क्षमता मिसाइल की ज़बरदस्त दिखाई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर तेहरान से तेल अवीव 2000 किलोमीटर की दूरी में ईरानी मिसाइलें दनादन फट रही हैं, मार रही हैं, तोड़ रही हैं, अगर यही मिसाइलें रशिया भी पूरी तरीके से अपने उसको अगर हर तरीके से मिल जाएं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना आसान होगा रशिया के लिए यूक्रेन को तबाह करना। वहाँ तो इतने उनके बीच में तो इतनी ज़्यादा दूरी भी नहीं बची, वो तो बॉर्डर लगे हुए हैं उनके। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब ये सवाल उठा है कि अगर रूस को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले उन्होंने उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। भारत और चीन को मजबूर किया कि आप इनसे तेल मत लीजिए, नंबर 1। तो पहला आर्थिक युद्ध जो हुआ वो रूस के खिलाफ हुआ, और दूसरा आर्थिक युद्ध उन्होंने किया ईरान के ऊपर। उसके ऊपर भी सख्त प्रतिबंध लगाए। सख्त प्रतिबंध का नतीजा ये हुआ कि आज ईरान में जो महंगाई है वो चरम पर पहुंच चुकी है। बताते हैं कि खाने वाले सामान, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनमें 72 से लेकर 75% तक का इजाफा हो गया है। जो महंगाई का इजाफा है वो इतना तक पहुंच गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि जो रियाल है वो बुरी तरीके से पिट रहा है डॉलर के सामने, और आज $1 में आपको 14 लाख से ज़्यादा रियाल मिल जाएंगे। ये स्थिति वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो ये क्या था? एक आर्थिक युद्ध। ये आर्थिक युद्ध इस समय ईरान के अंदर चल रहा है। सबको पता है कि जनता
जब तक जब तक भरपेट रहेगी वो युद्ध में अपने सरकार के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जिस दिन उसकी भूख उसको इतना मजबूर कर देगी कि वो बगावत करे और उसको सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर उसकी देश की सरकार क्या कर रही है, तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया गया है वो अमेरिका, इजराइल और नेटो की तरफ से किया गया है ईरान के अंदर। और इसीलिए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्या बोला है ईरान के कि भाई हमारे खिलाफ इस समय 2 मोर्चों पर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है, जिसको मैं पूर्ण युद्ध कहूँगा। पहला है आर्थिक युद्ध और दूसरा है ट्रंप की वो धमकी जिसमें उन्होंने बोला है कि इस बार हम ईरान को तबाह कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि अगर ईरान अपने ही घर में गृह युद्ध में छिड़ गया तो उसकी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैं अपने देश में जो गृह युद्ध छिड़ा है उसको मैं कंट्रोल करूं या काबू करूं। अब यहाँ ट्रंप का क्या दावा है? ट्रंप बहाना बना रहे हैं कि मैं ईरान पर हमला कैसे करूं। अभी उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसने परमाणु हथियारों का जो प्रोग्राम है वो किस स्तर पर पहुँचा दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो 7 लोग मारे गए हैं वो ईरान की बर्बर सरकार है और ये जो हिंसक प्रदर्शन ईरान में इस वक्त हो रहे हैं वो असल में खामनेई के खिलाफ एक खुली बगावत है, ऐसा ट्रंप का सीधा सीधा कहना है। तो कहने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि 86 साल के खामनेई जो 36 साल से वहां टिके हुए हैं, अगर उनको हटा दिया गया तो आप ये मान के चलिए कि जो रूस है उसके लिए दोहरी चुनौती होगी। और निश्चित रूप से जो इतनी 10 करोड़ कारतूस जिस देश ने दे दिए हों, जिसने 3 लाख गोले दे दिए हों, जिसने 700 से ज़्यादा मिसाइलें दे दी हों, जिसने 8000 से ज़्यादा घातक ड्रोन शायद सीरीज़ के दे दिए हों, उसके सामने उसको रूस के ऊपर कितना गलत और गहरा इंपैक्ट पड़ेगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए रशिया की जो टिप्पणी आई है उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि याद रखिए कि अगर इन प्रदर्शनों को हिंसक प्रदर्शन बनाने में बाहरी ताकतों का हाथ हुआ तो रशिया चुपचाप नहीं बैठेगा। और रशिया का कहना है कि रशिया का मानना है कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है, उसको उनके हिसाब से निपटने दीजिए। अगर बाहरी ताकतें किसी भी तरीके का हमला ईरान पर करेंगी तो रशिया बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा। इधर आप देखिए, मोसाद के हवाले से खबर स्टार्ट हुई है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ राउंड 2 स्टार्ट कर दिया है। राउंड 2 क्या है? ये राउंड 2 की जो थ्योरी है वो बीबीसी में और द गार्जियन में काफ़ी तेज़ी से ऊपर को आई है। उसमें दावा किया जा रहा है कि राउंड 2 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होगा कि पहले हमें आर्थिक रूप से ईरान को तबाह कर देना है, पहले हमें ईरान की वो सप्लाई को दूर भगा देना है या ख़त्म कर देना है जिससे उसको पैसा आता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया? पहले घर के अंदर एक आर्थिक युद्ध करा दिया। जनता सड़कों पर है, बिलबिला रही है भूख के मारे, महंगाई के मारे, बेरोजगारी के मारे। और शायद ईरान के इतिहास का सबसे क्रूर प्रदर्शन इस वक्त होना शुरू हो चुका है, जिसको बोला जा रहा है कि 2022 का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया अब क्या करेगा? अगर रशिया को ईरान से हथियार नहीं मिलेंगे तो क्या रशिया हारेगा? बिल्कुल नहीं। रशिया को अच्छे से पता है, रशिया युद्ध का एक माहिर खिलाड़ी है और इस समय जो वहाँ का शासन है वो किसके पास है? वो है पुतिन के पास। राष्ट्रपति पुतिन और उनके जो एडवाइज़र्स हैं, जो उनके वॉर कमांडर्स हैं, उनका दिमाग इतना तेज़ है, उन्होंने सोच लिया था कि जिस दिन पूरी दुनिया को ये एहसास होगा कि ईरान हमारी इतनी व्यापक तरीके से मदद कर रहा है, इतने ज़्यादा हथियार हमको दे रहा है, उसी दिन ईरान पर सबसे पहले अटैक होगा। तो इन्होंने क्या किया कि ईरान की ही मदद से शाही ड्रोन को अब रूस में बनाना शुरू कर दिया गया है और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री गुप्त स्थान पर आ चुकी है, जिसके बारे में पुतिन ने खुलकर बोला है कि हम गैराउंड 2 के नाम से वो शाही ड्रोन बना रहे हैं जो अब यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। तो गैराउंड 2 जो है वो रशिया का एक तरीके से शाही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल ईरान ने रूस को करने में मदद की है और शाहिद की पूरी टेक्नोलॉजी रशिया को दे दी है। तो रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इकलौता एक शिया मुल्क ऐसा है इस वाले युद्ध में, ईरान, जो रूस को हर तरीके से मदद कर रहा है। उसने वजूद को दांव पे लगा दिया। अगर हकीकत देखी जाए तो ईरान ने वास्तव में अपना वजूद रखकर सामने और रशिया की मदद की है। उसको पता था कि वो अमेरिका जो है वो उसको चबा जाएगा, उसको पता था कि इजराइल उसको किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं, उसको पता था कि मेरी बर्बादी से सबसे ज़्यादा अगर खुश वाले देश होंगे तो उसमें अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और अजरबैजान होंगे। और आज जो वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अजरबैजान, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल, ये 4 ऐसे देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक बार ये इतना हीट हो जाए, हिंसक प्रदर्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि सड़क पे इतना भयंकर खून खराबा हो कि हमें मौका मिले कि हम ईरान के ऊपर किसी तरीके का ताकत का इस्तेमाल करें। और उसका ट्रंप ने इशारा कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब रशिया करेगा। रशिया के पास कई ऑप्शन है। अगर उसके पास ईरान नहीं देता है साथ, तो आज रशिया इस पोजीशन में आ चुका है 4 साल में कि उसने अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे आता है कि भाई चीन क्या कर रहा है। चीन के संग बड़ा गड़बड़ है। चीन
उसको क्या कहते हैं ना, वो किसी का भी सगा नहीं है। हाँ, हालांकि वो रशिया के साथ खड़ा है और ईरान में जो तेल खरीदा जाता है उसमें चीन नंबर 1 है। चीन नंबर 1 है ईरान से तेल खरीदने में। लेकिन दिक्कत क्या है, चीन ने कहा कि मैं आपसे, आप किसी को तेल मत बेचिए, आप तेल मुझे बेचिए और हम ज़रूरत से ज़्यादा आपका तेल खरीदेंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 100 रुपये लीटर अगर आप तेल दे रहे हो तो हम उसके 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से देंगे। ये एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई आंकड़ा है, ये एक बता रहे हैं। उसने क्या किया, उसकी 75% जो कीमत थी, तेल की कीमत, उसको कम कर दिया। तो ईरान का तेल तो बहुत ज़्यादा जा रहा है लेकिन आमदनी उतनी नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। इसलिए जो 30% तेल था, जब उसने पूरा भर लिया तो उसने क्या किया, चीन ने अपना 30% तेल की कटौती लेना कम कर दी ईरान से लेने में। तो पहले जो बहुत कहते हैं 100 लीटर तेल जा रहा था, अब वो जा रहा है 70 लीटर चीन के पास। जो 30 लीटर बच रहा है वो उसका बिक नहीं पा रहा है क्योंकि उस पर ईरान पर इतने प्रतिबंध लगे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, चीन के दोहरे चरित्र के चक्कर में ईरान फंस गया। अब ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है कि इतना ज़्यादा तेल कौन खरीदेगा, या तो चीन खरीद सकता है या फिर भारत खरीद सकता है। अब भारत के संग ऐसी कंडीशंस लगी हैं कि उसको बहुत ही बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है। वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो सीधा कह रहा है भारत कि भाई हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो, सारे पक्ष जो हैं शांत रहें और किसी तरीके का हिंसा अब ना हो, युद्ध को तत्काल रोको। लेकिन मजे की बात देखिए, जो ट्रंप 8 युद्ध रोकने का दावा ठोक रहे थे, 7 युद्ध रोकने का दावा ठोक रहे थे, भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने का दावा कर रहे हैं, वही ट्रंप अब एक नया युद्ध शुरू कर चुके हैं ईरान के अंदर और वो बिलबिला रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें मौका मिले कि वो ईरान के ऊपर सीधा हमला करें। लेकिन आप याद रखिए, अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो आप याद रखिए कि रशिया चुपचाप नहीं बैठेगा। जब रशिया को ईरान ने बहुत बड़ी तादाद में हथियार दिए तो रशिया ने भी तो कुछ दिया होगा। रशिया ने क्या क्या दिया, रिपोर्ट सुनिए। ईरान को रशिया से कहते हैं बेहतरीन हथियार मिलने का पूरा सौदा हो चुका है, जिसमें सुखोई 35 जो रशिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है और जो युद्ध में बेमिसाल काम करके दिखा रहा है, वो सुखोई 35 ईरान को मिलने वाला है। याद रखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, वो ईरान को मिलने जा रहा है, उसकी टेक्निक मिलने जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान ने इतना तो सबको, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मिसाइल के मामले में ईरान जो है वो किसी भी देश से पीछे नहीं है। उसके बंकरों में मिसाइलों के भंडार लगे हुए हैं और उसने दावा भी किया था कि 2028 तक उसके पास 1 लाख मिसाइलों से ऊपर होगा बंकर के अंदर, ऊपर का तो पता ही नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रूस जो है उसको इस्कंदर मिसाइलें वहाँ पे देने को तैयार है और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि IL-76 से कई दर्जन इस्कंदर मिसाइलें रशिया ने ईरान में पहले ही डिप्लॉय कर दी थी। तो ये जो तैयारी देखी गई जब ईरान में, तो इजराइल घबरा गया। उसको समझ में नहीं आया कि अभी मेड इन ईरान की जो मिसाइलों ने मेरा ये हाल कर दिया है, अगर मेड इन रशिया वाली मिसाइलें मेरे ऊपर आके गिरेंगी तो मैं करूँगा क्या। इसीलिए उसने अमेरिका के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि भाई पहले एक काम करो, रशिया को तो बाद में हराते रहना, इतने आसान नहीं उसको हराना, सबसे पहले रशिया के बाजुओं को काटना शुरू करो। जैसे चीन पर प्रतिबंध लगाया, भारत पर प्रतिबंध लगाया, उसका मतलब क्या है कि रशिया की जो बाजू हैं जिनसे उसको पैसा मिलता है, हथियार मिलता है, या उसके दोस्त उसके पीछे खड़े होते हैं, उनको काटने की कोशिश करो। तो चीन और भारत को तो सही से काट नहीं पाए, लेकिन ईरान उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहा, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया और उन्होंने उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया। ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और यही वजह है कि अब ईरान जो है उसके ऊपर पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया, फिर आर्थिक गदर वहाँ पे कट रहा है, जो आप देख ही रहे हो, जो आग में जल रहा है, आर्थिक युद्ध की आग में जल रहा है ईरान। उसके बाद अब जो स्थिति है वो ये है कि जब इसके हथियार ही रशिया नहीं पहुँचेंगे तो रशिया की भी ताकत जो होगी वो कई मोर्चों पर कम होगी। लेकिन रशिया ने अपना हिसाब ठीक ठाक पहले से कर लिया है, इतना वो बेवकूफ़ देश नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा हो, जिसको एक एक चीज़ पता है। उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने 2026 की फॉरवर्ड प्लानिंग पहले से कर रखी है। पुतिन ने तो कल 2 दिन पहले ही बोल दिया नए साल के मौके पर कि हम 2026 तक युद्ध को खींचेंगे और अपने सारे टारगेट जो हैं यूक्रेन में अचीव करेंगे। फिलहाल अभी की खबर ये है कि ईरान बेहद भयंकर संकट में घिर चुका है। अब जो 36 साल से टिके हुए हैं खामनेई शासन और 86 साल के जो खामनेई हो चुके हैं, क्या वो ईरान से उनकी विदाई होगी या कोई ऐसा तख्ता पलट होगा जिसमें भयंकर खून खराबा होगा, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन सब पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त ईरान के ऊपर है और ईरान के अंदर जो भी हालात होंगे वो बेहद विस्फोटक हो सकते हैं। पेजेश्कियान ने बोला है कि अगर भूल कर भी इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो ये विनाश होगा उन दोनों देशों का, और ईरान को घुटनों पे लाना
अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं है, ये राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बोला है। हालांकि उन्होंने इतना ज़रूर बोला है कि हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं वो किसी बाहरी मुल्क की तरफ से नहीं है, वो हमारी अंदरूनी मुल्क की समस्याएं हैं और उससे हम खुद निपटेंगे। हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, हमने थोड़ी हमारी अंदर कमियां थी, लेकिन हम इस युद्ध को हटा के रहेंगे। कुल मिला के स्थिति ये है कि ईरान में जो बगावत है, क्या वो रूस की हार का कारण बन सकता है? इसके ऊपर भले ही रिपोर्ट्स आएँ, लेकिन इतना तय है कि रूस बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर यूएस, इजराइल और नेटो ने जो बाजी पलटने की कोशिश ईरान के थ्रू से की है, उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा और हमें तब पता चलेगा कि क्या ईरान के अंदर जो भयंकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उसके पीछे वाकई में रूस को हराने की रणनीति थी या फिर कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद।